नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सबसे पहली बड़ी खबर नक्सलवाद बैठक से जुड़ी है, जहां शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यूपी से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्म पर विवादित टिप्पणी पर कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं होगी। तीसरी बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां कल सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। चौथी बड़ी खबर बिहार से है, जहां लालू परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है। पांचवी बड़ी खबर भोपाल के एमडीए ड्रग्स मामले से जुड़ी है, जहां इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बड़ी खबर विस्तार से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा और विकास की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल एरिया में अंतिम प्रहार किया जाएगा। मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है तो नक्सलवाद को खत्म करना होगा। 30 साल के बाद पहली बार वामपंथी उग्रवाद से मरने वाले लोगों की संख्या 100 से कम रही। अमित शाह ने कहा कि एलडब्ल्यूई से लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। 2026 मार्च तक यह देश इस दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। एलडब्ल्यूई का 85% कैडर स्ट्रेंथ छत्तीसगढ़ में सिमट कर रह गया है। छत्तीसगढ़ में जनवरी से लेकर अब तक 194 मारे गए, 801 ने हथियार छोड़े और 742 नक्सलियों ने सरेंडर किया। शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनकी टीम को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरी बार 6 अक्टूबर 2023 को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं और बात करते हैं हमारे संवाददाता इरफान खान का। इरफान, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, एक बार फिर से अपने दृढ़ निश्चय को दोहराया कि 2026 तक हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और वो आंकड़े भी बताया गया कि किस तरह से अब नक्सलवाद सिमटता जा रहा है। जिनसे जो मौतें होती थी उनके कारण वो भी कम होती जा रही हैं और उनका क्षेत्र भी लगातार सिमटता जा रहा है। जी हाँ भागीरथ, नक्सलवाद प्रभावित जो 8 राज्य देश के हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह बैठक की है दिल्ली के, मैं आपको बता दूं विज्ञान भवन में बैठक चल रही है, जिसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने सभी नक्सलवाद प्रभावित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है मार्च 2026 तक अंतिम लड़ाई जो है नक्सलवाद और वामवासी उग्रवाद के खिलाफ की जाएगी। आखिरी प्रभाव किया जाएगा, उनको उसको समाप्त किया जाएगा। और पहली बात मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है कि 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ में जो है 100 से कम जो है नक्सल उग्रवाद के कारण जो मौत हुई है वो 100 से कम रही है। इसके अलावा भारतीय सेना से अगर बात करें तो गृह मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि लगभग 146 या 44 के करीब जो है भारतीय सेना द्वारा जो है वाल्मीकि जो उग्रवादी हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा 700 से ज्यादा जो उग्रवादी हैं उन्होंने सिलेंडर किया है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए 800 से अधिक, उन्होंने 800 समथिंग एक जो नक्सलवाद हैं उन्होंने जो है हथियार छोड़ दिए हैं। इसको लेकर अमित शाह ने जिस तरह अपने आंकड़े पेश किए हैं, उन्होंने कहा है कि अंतिम लड़ाई मार्च 2026 में होगी और पूरी तरह अगर देश को विकसित करना है और विकास की ओर करना है तो हमें नक्सलवाद और उग्रवाद को जो है जड़ से खत्म करना होगा। जिसको लेकर नौजवानों को भी उन्होंने सलाह दी है कि जो नक्सलवाद आतंकवाद से अगर जुड़ रहे हैं या उनको समर्थन करते हैं तो वो तुरंत ही उसका जो संकल्प छोड़ दें और भारत को विकास की तरफ ले जाने की बात करें। भारत में जो नौजवान हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं उसको देखते हुए लगता है कि अब मार्च का जो टारगेट दिया है भारत सरकार ने, मार्च के 2026 में जो है पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और जो 8 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बिल्कुल एक बहुत अहम बैठक थी इरफान, और इसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए और आंकड़े भी प्रस्तुत किए गया और फिर से दृढ़ निश्चय को दोहराया गया कि 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर विस्तार से, जहां पर डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के हाल में दिए गए विवादित बयान को लेकर प्रदेश भर में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। देश भर में यति नरसिंहानंद के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। यति नरसिंहानंद के इस्लाम पर की गई टिप्पणी के विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया आई है।
जिस पर सीएम योगी ने एक बैठक में कहा है कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों के एक दूसरे का सम्मान करना होगा। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसे जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं होगी। दुस्साहस किया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी स्टेट हेड वंदना रावत से। वंदना, जिस तरह से आज अहम बैठक हुई, इस अहम बैठक में दिशा निर्देश भी जारी किए गए अधिकारियों को, लेकिन एक बड़ी और प्रमुख बात की गई मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसी भी मत, संप्रदाय, मजहब के खिलाफ या महापुरुषों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून के सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, लेकिन विरोध स्वरूप अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दोनों तरफ से ताकीद किया गया, दोनों को सख्त संदेश दिए गए। एक तो कुछ भी अनाप शनाप बयान ना दें, किसी भी मजहब के खिलाफ कुछ भी उल्टी सीधी बातें ना करें, लेकिन विरोध स्वरूप अराजकता भी ना करें। देखिए भगीरथ, क्योंकि ये दशारना मंदिर के जो महंत है, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जो विवादित बयान दिया, उससे जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस ने नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो कर ली, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इसको लेकर जो है, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, वो काफी, उन लोगों में आक्रोश है। अभी गाजियाबाद में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। अभी 2-3 दिन पहले बुलंदशहर में भी तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर पथराव किया गया, और तमाम जगह, हैदराबाद हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, तीनों जगह एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और जो तमाम जो नेता हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। अब जाके क्योंकि अगर पुलिस ने जो ये अराजकता फैलाने वाले उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, कई सोशल मीडिया पे ये भी वायरल हुआ है कि जो भी उसका सिर कलम करेगा उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस ने उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिए। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की पुलिस ने, और 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस सब के बाद अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका एक ये बयान जो है काफी अहम है, क्योंकि सबकी निगाह थी कि आखिर इस पे एक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिर ये ऐसे ही चला जाएगा। क्योंकि विशेष समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर काफी आक्रोश था, बकायदे वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दसाना में मंदिर के बाहर उन्होंने करीब 150 से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, तोड़फोड़ की, हल्ला किया और नारेबाजी की। तो उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने ये अब एक्शन लिया है। उन्होंने ये सख्त शब्दों में ये चीज कही है कि कोई भी किसी भी आस्था के साथ, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। कोई भी महापुरुष हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, देवी देवता हो, किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, टीका टिप्पणी नहीं करेगा। इसका कानून के दायरे में रहकर इसका कठोरता से पालन करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा, चाहे उसको, उसके खिलाफ सजा होगी, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। किसी का भी मजहब हो, या किसी की आस्था हो, या किसी के ईश्वर हो, इष्ट हो, जो भी हो, सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। और किसी प्रकार का कोई भी विरोध या अराजकता जो तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, या किसी भी संप्रदाय या समुदाय का, उसको नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी ऐसा दुस्साहस करेगा, उसको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। आज मुख्यमंत्री ने डीजीपी और तमाम जो गृह सचिव और जो भी अन्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके साथ बैठकर ये बैठक की है। और इस बैठक में सीधे बकायदे कहा गया है, कड़े निर्देश दिए गए कि शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच ही जो भी त्योहार आ रहे हैं वो संपन्न होने चाहिए। प्रत्येक जितने भी जनपद के थाना है उसको सुनिश्चित करना है, माहौल खराब नहीं होना चाहिए। चिन्हित करिए जो भी अराजकता फैला रहा है, जो विरोध कर रहा है, या किसी प्रकार की तोड़फोड़ या इसमें शामिल है, उससे सख्त निपटा जाए, उस पर कठोर कार्रवाई दी जाए। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है फुट पेट्रोलिंग या पीआरबी 112 की पेट्रोलिंग तेज की जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग जो है मिलकर इसमें काम करे। जी बिल्कुल वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए, कोई भी टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं होगी। और तीसरी बड़ी खबर विस्तार से, जहां पर हरियाणा में कल सुबह 11 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, वहीं शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में लौटेगी।
आप चुनाव से जुड़ा रिजल्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा चुनावों के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। वहीं दोपहर तक पहला नतीजा घोषित होने की उम्मीद है। वहीं रिजल्ट घोषित होने से पहले कई एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं बीजेपी ने इन एग्जिट पोल को नकार दिया है। सीएम सैनी ने भी कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की एक तरफा सरकार बनने जा रही है। दरअसल एग्जिट पोल का दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस 44 से 61 सीटों के बीच जीत हासिल कर सकती है, जो बहुमत के 46 के आंकड़े को आसानी से पार कर जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 18 से 32 सीटें मिलने की उम्मीद है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता जिंद से संजय कुमार। संजय, कल मतगणना का दिन है। हालांकि जो भी एग्जिट पोल है उसमें कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन पर भी यहां पर बीजेपी को अभी भी उम्मीद है कि वो तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? चुनाव आयोग की तरफ से जींद में जो है जींद विधानसभा की 5 जो विधानसभाएं हैं उनमें 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें आर्मी है, जो पुलिस है और जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ पंजाब होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। और यहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन भाजपा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह का कहना है आपकी बात फिर से हरियाणा में कमल का फूल खिलेगा। ठीक, बिल्कुल। क्या उम्मीद की जाए, शुरुआती रुझान कितने समय से मिलना शुरू हो जाएंगे? अभी जो है डेमो चलेगा प्रशासन का। अब उन्होंने 1 बजे का टाइमिंग दिया था। डेमो जो रिहर्सल है मतगणना की वो चली हुई है। यहाँ के जींद के जो अर्जुन स्टेडियम चली हुई है। इसके बाद जो है कल सुबह से यहाँ से जो मतगणना की जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से चलेगी, उसके बाद निरंतर जारी रहेगी जब तक पूरे 5 विधानसभा का रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। सुबह से ही मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और दोपहर तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चौथी बड़ी खबर विस्तार से, जमीन के बदले नौकरी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को बड़ी राहत दी है। जानकारी के अनुसार जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 8 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए जमानत दी है। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1 लाख की निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने सभी आरोपियों को पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया है। वहीं जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। बता दें, लैंड फॉर जॉब मामले में सभी आरोपियों की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। वहीं इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट सभी 9 आरोपियों को 1 लाख की सिक्योरिटी पर जमानत दी है। उस दौरान सभी आरोपियों को भारत में ही रहना होगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र, जिस तरह से यह मामला बहुत ही गर्माया हुआ था, लेकिन अब जमानत दे दी गई है, लालू परिवार के लिए एक बड़ी राहत है। बिल्कुल सही आपने कही बात को। जिस तरह चूंकि सबको उम्मीद थी, हालांकि राजद की ओर से जो अपियर किया गया था तो उन्हें उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा और वही हुआ। जैसे ही उनकी जमानत की अर्जी मान ली गई कोर्ट ने, इसके बाद जो है पूरे बिहार में जश्न मनाया गया और मनाया जा रहा है। क्योंकि सब लोगों को था कि जिस तरह से ईडी के मामले और सीबीआई के मामले में जो भी कार्रवाई होती है, ये सब हमेशा आरोप लगते आ रही है। वहीं लालू प्रसाद के पुत्र जो है प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी ने आरोप फिर पुनः जो है हमला किया है। हमलावर होते हुए कहा, केंद्र सरकार पर कहा कि बस इनकी नियति यही रह गई है कि जब जब चुनाव आने के पूर्व ही इस तरह का ये व्यवधान उत्पन्न कराते हैं और जानबूझ के। कहीं किसी प्रकार का है नहीं बात, लेकिन है क्या कि इन लोगों को एक साजिश के तहत फंसाने का एक सिस्टम बना लिया है। ये आरोप राजद की ओर से। तो जबकि वहीं दूसरे पक्ष का भी भाजपा की ओर से कमान संभालते हुए कहा कि नेता नहीं ये तो जो जैसा करेगा उसको मिलेगा और यही मिलेगा। मैंने सीधी ये बात दोनों एक दूसरे पर चलती आ रही, क्योंकि 25 में विधानसभा चुनाव भी होना है। तो इस लिहाजे में ये जमानत की अर्जी मिल जाना ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से लोग को उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष को यानी भाजपा के लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये बेल इस मामले में मिल जाएगा, तो इस तरह से जो बेचैनी आ गई है भाजपा में। और वहीं दूसरी ओर उधर
राजद परिवार में, राजद में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। और निश्चित रूप से ये एक राजद की ओर से कहना है कि ये एक शुभ संकेत है, ऐसा माना जा रहा है। जबकि सप्लीमेंट्री लैंड फॉर जॉब में जिस तरह से बार बार ये आवेदन किया जा रहा है, अर्जी सम्मन जारी की जा रही है, और इस तरह से भी लोग परेशान रहते थे, लालू परिवार के पूरे परिवार, उनके सदस्य जो भी आरोपित इस मामले में है, तो कहीं न कहीं उनका भय था। लेकिन जिस तरह से ये आज की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए 1-1 लाख रुपए के मन चुटका उन्हें रिहा कर दी गई है, जमानत दे दी गई है, तो निश्चित रूप से यह शुभ संकेत है। और ये कहीं न कहीं ये चुनाव की स्थिति को जरूर अपने रूप से लेगा। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आखिरी खबर विस्तार से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप औद्योगिक क्षेत्र के बंद फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स मामले में पुलिस ने भोपाल के अमित चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया है। अमित के साथ पुलिस ने सान्याल बानो को भी गिरफ्तार किया है और अब वो गुजरात एटीएस की गिरफ्त में है। अमित चतुर्वेदी ने साबुन बनाने और फर्नीचर बनाने का फैक्ट्री कहकर बारगोदा में ड्रग फैक्ट्री किराए पर ली थी। अब इस मामले के तार विदेशों से जुड़े नजर आ रहे हैं, जिसका खुलासा खुद अमित चतुर्वेदी की नौकरानी ओमवती ने किया है। वहीं अमित के द्वारकापुरी के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भोपाल के नए औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा की एक फैक्ट्री में भोपाल और पुणे के 2 व्यक्ति करीब 6 माह से अवैध रूप से मादक पदार्थ एफोड्रॉन एमडी ड्रग्स बना रहे थे। कल गुजरात पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री से 900 किलोग्राम यानी 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त की है। ड्रग्स के कारोबार के मामले में भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद निवासी अमित चतुर्वेदी, पिता प्रकाश चंद चतुर्वेदी और नासिक के सान्याल बानो को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले के तार विदेशों से जुड़े नजर आ रहे हैं, जिसकी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी अनुज सुरान। जिस तरह से दिल्ली में तकरीबन 5000 करोड़ की वहां पर कोकीन जब्त की गई थी, उसके बाद एक और बड़ा यहां पर वाकई खुलासा कि 1800 करोड़ की जो ड्रग्स है, प्रतिबंधित ड्रग्स, वो यहां पर बरामद की गई। अब इस मामले में लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। अमित चतुर्वेदी की भी गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, भोपाल ड्रग रैकेट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा अमित चतुर्वेदी की नौकरानी ओमवती ने किया है। जब स्वदेश न्यूज़ की टीम वहाँ पहुँची तो उसने ये बताया कि उनके घर में पिछले 2 दिनों से ताला लगा हुआ है, कोई घर में मौजूद नहीं है। और अमित चतुर्वेदी के जो बेटे और बेटी थे वे विदेश में रहते थे और इसके अलावा कई विदेश के लोगों से, खासकर उसने लंदन और अमेरिका का नाम लिया कि वहाँ के लोगों का इस घर में आना जाना था। और अब सुरक्षा एजेंसियाँ, चूँकि अमित चतुर्वेदी और सान्याल बानो को गिरफ्तार करके एटीएस गुजरात ले आ चुकी है, तो वहाँ वे जांच कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे विदेश के लोग आते थे या नहीं आते थे। क्योंकि ड्रग रैकेट में जो खुलासे हो रहे हैं, मंदसौर से हरीश आंजना को भी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, उसे भी गुजरात पूछताछ के लिए ले जाया गया है। इसके अलावा जो फैक्ट्री के मालिक थे AK सिंह, उन पे केस दर्ज किया गया है कि उन्होंने बिना किसी जाँच पड़ताल के ये फैक्ट्री कैसे किराए पर दी। तो अमित चतुर्वेदी की जो नौकरानी ने बताया है कि इस घर से विदेशों के भी तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका और लंदन के कई लोगों का आना जाना था। बिल्कुल आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ और खुलासे होते हैं, लेकिन फिलहाल एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। इसी के साथ दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए लगातार आप स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।